बिहार में जातीय जनगणना भाजपा के लिए परीक्षा तो INDIA के लिए अवसर और चुनौती दोनों। क्या अब रोहिणी अस्त्र का इस्तेमाल करेगी भाजपा? कैसे जेपी के अनुयायी लालू नीतीश ने संपूर्ण क्रांति के दिए में पानी डाल दिया? नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जब से बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, राज्य ही नहीं पूरे देश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा है। जाति के आंकड़ों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। कोई इसमें जल्दबाजी तो कोई सियासी गणित बता रहा है। लोगों को एक बार फिर मंडल कमीशन का दौर याद आने लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से 2024 लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? वैसे बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से यह पता नहीं चलता है कि 2024 का नतीजा क्या होगा और राजनीतिक गठबंधन कैसे बनेंगे और बदलेंगे। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के लिए भी यह भाजपा के सामाजिक गठजोड़ को हिलाने और उसे तोड़ने का अवसर है। उत्तर और मध्य भारत में हाशिए पर पड़े लोगों को एकजुट कर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले एक दशक में जबरदस्त सामाजिक समीकरण तैयार किया है। भाजपा के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है, शायद उसके शासनकाल की सबसे बड़ी परीक्षा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा सामाजिक अंतर्विरोधों का मैनेजमेंट करने में सफल रहती है या नहीं। वैसे भाजपा विविधता को तवज्जो देते हुए हिंदुओं की एकता के सहारे राजनीति करती आई है। समावेशी हिंदुत्व उसके सियासी प्रोजेक्ट का बड़ा मिशन है। क्या होगा भाजपा का अगला कदम? क्या भाजपा रोहिणी ब्रह्मास्त्र का सहारा लेगी? कैसे जेपी के अनुयायियों ने बिहार में जातीय गणना कराकर उनकी संपूर्ण क्रांति को नुकसान पहुंचाया है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। संपूर्ण क्रांति का सपना देखने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां समाहित हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। इन 7 क्रांतियों से ही संपूर्ण क्रांति होगी। बलिया के गांव सिताबदियारा में जेपी के आह्वान पर लगभग 10,000 लोगों ने जनेऊ तोड़कर यह संकल्प लिया था कि वे जाति प्रथा को अब नहीं मानेंगे। जेपी के इसी आह्वान से प्रेरित होकर कई नेताओं ने जाति सूचक सरनेम तब हटा दिए थे। उनमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी जैसे नेता आज भी हैं। पर जेपी के इन अनुयायियों ने जाति की बिहार में गणना कराकर बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा चुप है तो गैर भाजपा दल फूल कर कुप्पा हुए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। सोशल मीडिया पर छोटे बड़े तमाम लोग इसे लेकर 2 खेमों में बट गए हैं। कोई इतरा रहा है तो कुछ अपनी जाति की कम संख्या पर छितरा रहे हैं। वैसे तो दोनों पक्षों के लिए जातिगत गणना के आंकड़ों ने अवसर और चुनौतियां पैदा की हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कैसे उठाता है। कुछ हफ्ते पहले ही ओबीसी आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने से संबंधित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है। भाजपा सरकार को इस पर फैसला लेना है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए राजनीतिक संदेश, जमीनी पहुंच भाजपा और INDIA गठबंधन दोनों पर निर्भर करेगा कि वे इस कैलकुलस को केमिस्ट्री में कैसे बदलते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह एक नया मॉडल मोमेंट है और उसका उसी तरह का नाटकीय और बड़ा असर होगा जैसा BP मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने का भारतीय राजनीति पर हुआ था। वैसे भी यह साल 2023 है, 1989 से 90 का दौर नहीं।
हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार जातिगत सर्वेक्षण के नतीजों का सार्वजनिक होना राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसके महत्व को समझने के लिए जरूरी है यह जानना कि भारत यहां तक कैसे पहुंचा, दोनों राष्ट्रीय दलों का राजनीतिक कैलकुलस क्या कहता है और बिहार के क्षेत्रीय दलों की उम्मीदें क्या हैं। कांग्रेस और उसके समीकरण। देश में सियासी और सामाजिक गठबंधन लगातार बदलते रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पहले कांग्रेस उत्तर भारत में उच्च जातियों, मुस्लिम और दलितों के गठजोड़ पर निर्भर रहती थी। भारतीय जनसंघ और बाद में बनी भाजपा ने कांग्रेस से उच्च जाति के वोट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पहले 5 दशकों में भारतीय संसदीय राजनीति में इसका प्रभाव या कहें उत्थान सीमित था, क्योंकि वह अपने एक दायरे से बाहर नहीं निकली। उधर पिछड़ा वर्ग पहले आर्थिक रूप से फिर सामाजिक रूप से चर्चा के केंद्र में आया। ऐसे में सियासी लिहाज से एक बड़ी खाई दिखी जिसे भरने की जरूरत थी। इसे सामाजिक न्याय की बातें करने वाली पार्टियों, चाहे वीपी सिंह का जनता दल हो या बिहार यूपी में जनता दल के विभिन्न रूप ने भरने की कोशिश की। एक बार जब ओबीसी भारतीय राजनीति में एकजुट हुए और अपनी राजनीतिक मुखरता को उन मुसलमानों के साथ जोड़ लिया जिन्हें सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की जरूरत थी, तो 1990 के दशक के आखिर और नई सदी के पहले दशक के दौरान नए सियासी समीकरण गढ़े गए। इस अवधि में कांग्रेस ने फैसला किया कि उसका भविष्य उच्च जाति मुस्लिम दलित गठबंधन पर वापस जाने में है, या फिर वह यूपी और बिहार जैसे राज्यों में सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने वाली उन पार्टियों के साथ अस्थायी गठबंधन करे जिन्होंने उसकी सियासी जमीन खींच ली। उसी समय अगड़ी जातियां भाजपा के साथ जाने लगीं और मुसलमान क्षेत्रीय दलों के सपोर्ट में खड़े हो गए और दलितों ने नए दलित समीकरणों को चुना। कांग्रेस के लिए कोई समीकरण प्रभावी नहीं रहा। इसे पता चलता है कि कांग्रेस यूपी और बिहार में करीब 4 दशकों से सत्ता में क्यों नहीं लौटी। कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से भारत में उच्च जातियों की पार्टी रही है, यहाँ तक कि जब उसने सामाजिक सुधार को गले लगाया या दूसरे समूहों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाया तो भी बिहार और यूपी की उच्च जातियों को अलग नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी ने एक निर्णायक बदलाव किया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गणना की है कि उच्च जातियां भाजपा के साथ रहेंगी। उनका मानना है कि कांग्रेस को ब्राह्मणों के दबदबे वाली पार्टी की इमेज से निकलकर ओबीसी समेत दूसरे सामाजिक समूहों की तरफ बढ़ना होगा। इन हिंदू जातियों से पार्टी दूर ही रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष और संभावित पीएम चेहरे के रूप में आगे बढ़ाकर कांग्रेस की सोच है कि वह अपने पुराने दलित वोट को वापस पा सकती है। अब जातिगत सर्वेक्षण का समर्थन करने के साथ बताया जा रहा है कि उसके कई मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। ऐसा कर कांग्रेस एक ऐसे समूह को संदेश दे रही है जिसे उसने कभी ठीक तरह से नहीं लुभाया। क्या यह सच मायने में पिछड़े वर्गों और दलितों में अपना बेस बढ़ा पाएगी, और क्या प्रमुख जातियों के समर्थन के बगैर यह काफी होगा, यह भविष्य बताएगा। नीतीश और उनका अति पिछड़ा कार्ड। नीतीश कुमार की जदयू ने अति पिछड़ों के बीच अपने आधार को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि भाजपा इस समुदाय के काफी करीब पहुंच चुकी है। जातिगत जनगणना से यह भी पता चला कि ओबीसी अब भी एक व्यापक समूह है जिसके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व और ताकत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के सामने एक चुनौती तो पैदा हो गई है। इससे निपटने के लिए उसके पास कई विकल्प भी हैं। मोदी शाह युग। मोदी शाह युग आने से पहले तक भाजपा भी संघर्ष करती रही थी। उसने 1980 और 1990 के दशक में पार्टी के विस्तार के लिए हिंदुत्व के साथ ओबीसी समीकरण को साधा। कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार सभी ओबीसी ने तत्कालीन पार्टी महासचिव गोविंदाचार्य के मार्गदर्शन में राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा में उच्च जातियों को साधकर इस आंदोलन के बाद हिंदुत्व गठबंधन को विस्तार देने में विफल रही। हालांकि मोदी और शाह अलग तरह से समाजशास्त्री साबित हुए। उन्होंने समझा कि मंडल युग ने खुद विरोधाभास पैदा कर दिए थे। कुछ जातियों को लाभ हुआ, जबकि पिछड़ों के भीतर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग
अलग थलग छोड़ दिए गए। 2014 से भाजपा ने अपना नया समीकरण सेट किया है। इसमें उसने उच्च जातियों को रखा जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर खुद को भाजपाई मानते रहे हैं और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर अत्यधिक पिछड़े लोगों को साधा गया जो पार्टी के जरिए अपने लिए आगे बढ़ने का अवसर देखते हैं। इसमें एक व्यापक राजनीतिक और धार्मिक गठजोड़ सेट किया गया। केवल उपजातीय नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका गरीब दलित समुदाय का रहा जिन्हें आरक्षण या राजनीतिक ताकत से लाभ नहीं मिला और उन्हें एक व्यापक हिंदू पहचान का हिस्सा महसूस कराने वाले अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। इस माइक्रो कास्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ एंटी मुस्लिम नैरेटिव ने भाजपा को इस गठबंधन को बनाए रखने में मदद की। उत्तर भारत में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने बीते 9 वर्षों में नई भाजपा को शिकस्त देने के लिए काफी संघर्ष किया है। उनके पास मुस्लिम वोट तो हैं, लेकिन संदेश स्पष्ट है कि उनका वोट व्यर्थ है जब तक कि और ज्यादा हिंदू वोट नहीं मिलते। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का मानना है कि उन्हें जातिगत जनगणना में अपना जवाब मिल गया है और हिंदू वोट बैंक के भीतर पुराने फॉर्मूले पर लौटने की बारी है। हालांकि यह तस्वीर इतनी भी आसान नहीं है। भाजपा के पास रोहिणी ब्रह्मास्त्र। भाजपा का पहला लक्ष्य होगा कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अपने 60% गठबंधन अगड़ी जातियों, अति पिछड़े और सबसे गरीब दलितों को लेकर यादव, मुसलमान और कुछ सशक्त अम्बेडकरवादी दलितों को गणना से बाहर रखते हुए को बनाए रखे। यह 60% तभी संभव है जब उच्च जातियां, अति पिछड़ों का बहुमत और सबसे गरीब दलितों का बहुमत पार्टी को वोट देता रहे। भाजपा अपने व्यापक सामाजिक आधार को बनाए रखने के लिए बेहद अलर्ट है। उसके पास हर हाल में अपनी कल्याणकारी अपील का उपयोग करने का विकल्प है कि भाजपा के मॉडल ने जाति की बजाय गरीब समुदाय के वर्ग को प्रभावित किया, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। भाजपा रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर सकती है। हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। जानकारों की माने तो आरक्षण में जिस हिस्सेदारी की उम्मीद में बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया गया और अब देश भर में इसकी मांग उठने लगी है, उसका लाभ शायद ही किसी को उम्मीद के मुताबिक मिल पाए। केंद्र सरकार के पास रोहिणी आयोग की सिफारिश ब्रह्मास्त्र के रूप में मौजूद है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हुई तो 27% ओबीसी आरक्षण अब 4 हिस्सों में बंट जाएगा। अब सवाल उठने लगा है कि क्या केंद्र सरकार जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिश के आलोक में 27% ओबीसी आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट देने से संबंधित अधिसूचना जल्द ही जारी करेगी? क्या वह अधिसूचना एनडीए के लिए चुनावी ब्रह्मास्त्र साबित होगी? ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं कि यह काम जल्द ही हो सकता है। रोहिणी न्यायिक आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इस आरक्षण वर्गीकरण का चुनावी लाभ एनडीए को मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग को इस बात का पता लगाना था कि 27% मंडल आरक्षण का लाभ सभी पिछड़ी जातियों को समरूप ढंग से मिल रहा है या नहीं। जांच के बाद आयोग ने यह पाया कि केंद्रीय सूची में शामिल 2633 पिछड़ी जातियों में से करीब 1000 जातियों को आज तक मंडल आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। आरक्षण का अधिक लाभ मजबूत पिछड़ी जातियों को ही मिलता रहा है। वैसे भी 27 में से कुल मिलाकर सिर्फ 19% सीटें ही अभी भर पाती हैं। पता चला है कि आयोग ने मंडल आरक्षण के तहत निर्धारित 27% आरक्षण को 4 भागों में बांट देने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। जानकारों की माने तो यदि रोहिणी आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार ने मान ली तो केंद्र की सूची में शामिल 97 मजबूत पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण में से सिर्फ 10% हिस्सा मिलेगा। 1674 जातियों को 2%, 534 जातियों को 6% और 328 जातियों को 9% आरक्षण मिलेगा। याद रहे कि आरक्षण का अधिक लाभ अब तक मजबूत पिछड़ी जातियों को ही मिलता रहा है। आयोग ने संभवतः इस तरह वर्गीकरण की सिफारिश की है। प्रथम श्रेणी में केंद्र की सूची में शामिल 97 मजबूत पिछड़ी जातियों को अब 27 में से 10% आरक्षण मिले।
दूसरी श्रेणी में 1674 जातियों को 2% मिले, तीसरी श्रेणी में 534 जातियों को 6% मिले और चौथी श्रेणी में 328 जातियों को 9% आरक्षण मिले। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।